नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2024 में पीडीए चल गया, लेकिन अब सिर्फ नारे भर से काम नहीं चलने वाला। पड़ाव दर पड़ाव इसकी मजबूती और इसके विस्तार पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। एक तरफ पीडीए महापंचायत की तैयारी है, दूसरी ओर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर यह संदेश देने की कोशिश की कि संविधान के सहारे देश में गरीबों, वंचितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती रहेगी समाजवादी पार्टी। उपचुनाव से पहले यह कदम अहम है क्योंकि अखिलेश दांव पर दांव खेल रहे हैं और बीजेपी अपनी अंदरूनी उठापटक से बाहर नहीं निकल पा रही। सरकार में बिखराव, संगठन में असंतोष खत्म नहीं हो पा रहा। दिल्ली की दौड़ जारी है और अखिलेश यादव एक मंझे हुए राजनेता की तरह कोई मौका नहीं चूकते इस अंदरूनी उठापटक को सार्वजनिक कर इस पर चटखारे लेने का। तो क्या इसी तरह संविधान से जीतेंगे 27 का संग्राम? देखिए हमारी खास पेशकश। इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। देखते नहीं आप, जब दिया आखिरी में फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। ये अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक है। ये समाजवादी पार्टी का यूपी की सियासत में वापसी का स्तंभ है। ये संविधान मान स्तंभ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की नाव पर सवार होकर बीजेपी के सागर रूपी किले को भेदने के बाद अब अखिलेश ने उपचुनाव के साथ साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। 26 जुलाई को अखिलेश यादव ने संविधान मान स्तंभ को स्थापित किया। साथ ही कहा कि समाजवादी पार्टी के हर कार्यालय में संविधान मान स्तंभ स्थापित किए जाएंगे और 26 जुलाई को संविधान मान स्तंभ के स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस पीडीए के रास्ते पर उनकी पार्टी चल रही है उस पर आगे चलते हुए लोगों को इससे जोड़ने का काम किया जाएगा। संविधान मान स्तंभ जो समाजवादी पार्टी में स्थापित किया गया है, हमारी समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यालय होंगे और महानगर के कार्यालय में भी इसी तरह का आयोजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मिलकर के करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिन बातों को लेकर के पीडीए और समाजवादी पार्टी का रास्ता है, उसी रास्ते पे चल करके समाजवादी पार्टी से और लोगों को जोड़ने का काम लगातार चलता रहेगा। यूपी की सियासत में पीडीए की भागीदारी 86% से ज्यादा है और इसे हथियार बनाकर वो लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ साथ ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सांप्रदायिक राजनीति का अंत कर दिया। समाजवाद के पीडीए ने बीजेपी के एमवाई को चारों खाने चित्त कर दिया। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि ये एमवाई पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। संविधान मान स्तंभ से अखिलेश ने पीडीए का वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिससे यूपी में बीजेपी को सियासी डेंट लग सकता है। दरअसल इस पीडीए फॉर्मूले की वजह से ही बीजेपी में भीतर खाने घमासान चढ़ा, जिस पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को घेरा। उन्हें दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड करार दे दिया। साथ ही कहा कि केशव प्रसाद मौर्य एक मोहरा हैं। कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं।
अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। जैसे ही अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा, डिप्टी सीएम ने पलटवार में देर नहीं लगाई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश को करारा जवाब दे दिया। लिखा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलत फहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा, खिलता रहेगा। श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। दरअसल बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से यूपी बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच स्थिति सामान्य नहीं। यही वजह है कि अखिलेश लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कस रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें लिखा था, 100 लाओ सरकार बनाओ, जिसे केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम सावधान करना चाहते हो उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। बीजेपी आला कमान जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल में लगा है, उसे देखते हुए विपक्ष भी सक्रिय हो गया है। विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। सरकार से लेकर संगठन तक में सिरफटव्वल हो रही है। विपक्ष की तरफ से राजनीतिक ऑफर भी दिए जा रहे हैं। इस राजनीतिक ऑफर को भले ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का राजनीतिक तंज माना जा रहा हो, लेकिन इसके सियासी मायने बेहद गहरे और गंभीर हैं। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और बीजेपी के अंदर मचे खींचतान को देखते हुए साफ है कि इस बार बीजेपी के एजेंडे पर पीडीए भारी पड़ रहा है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी के आरक्षण और संविधान विरोधी नैरेटिव को झूठा करार देने में जुटे। साफ कह रहे हैं कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा ऐसे फैलाया गया जिसके जाल में वोटर उलझ गए। साथ ही ये साफ कर दिया कि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ेगी, इसी के सहारे आगे बढ़ेगी और यूपी के उपचुनाव में सभी 10 सीटें जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान को सर्वोच्च सम्मान देने वाली पार्टी, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों को संरक्षित करने वाली पार्टी, लेकिन अफवाह और भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया, हमें उससे सतर्क और सावधान होना होगा। हम उस जीत के सिलसिले को, जिस जीत ने विधानसभा को चुनाव भी जिताया, नगर निकायों में भारी सफलता प्रदान कराई, कोई कारण नहीं 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के इस फॉर्मूले ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश के राजनीति को अखिलेश की पीडीए ने ऐसा झकझोरा कि यूपी में बीजेपी आधी सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी में कमाल दिखाया और 2024 में अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला राजनीति की किताब में हिट हो गया और अब अखिलेश अपने इसी फॉर्मूले को यूपी की जमीन पर आजमाने की तैयारी में है। तो दरअसल यूपी में योगी आदित्यनाथ सियासी जमीन को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन न तो सपोर्ट मिल रहा है अपनों का और विपक्ष तो क्या ही सपोर्ट करेगा। उल्टा अखिलेश यादव रह रहकर जो अंदरूनी गुटबाजी है, जो खींचतान है, उसको जाहिर करने में वक्त नहीं लगाते। एक तरीके से बार बार चोट करते हैं जिसका नुकसान पार्टी को हो रहा है और बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है, भले इसे नकारा जाए। अब ये जो अखिलेश का पीडीए प्लान है, इससे समझना भी अहम हो जाता है, क्योंकि ये वो प्लान है, वो दरअसल धार वाला हथियार है जिसने बड़े स्तर पर चोट पहुंचाई है। चाहे आप इससे पहले लोकसभा के चुनाव देखें और अब आगे क्या होगा 10 उपचुनाव में, उस पर भी नजर रहने वाली है। हम आपको दिखाते हैं अब आगे इसको कैसे व्यापक दायरा दे रहे हैं अखिलेश यादव। क्या कर रहे हैं, 26 जुलाई संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस मनाएंगे, उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। आगे क्या होगा, तो समाजवादी पार्टी हर कार्यालय में, जहां जहां समाजवादी पार्टी का कार्यालय होगा, संविधान मान स्तंभ को स्थापित किया जाएगा। संविधान की प्रति होगी वहां पर। संविधान मान स्तंभ से पीडीए को
साधने की तैयारी है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके अलावा संविधान और आरक्षण पर बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव जो सेट हो रहा है उसको और ज्यादा गाढ़ा करने की तैयारी है इस माध्यम से अखिलेश यादव की। आगे देखिए, 2027 के लिए ये दरअसल पीडीए का वो रोड मैप है जिस पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गठबंधन को भी। दरअसल अखिलेश यादव ये जानते हैं कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। एक नारा एक चुनाव काम कर गया, आगे भी सिर्फ इस नारे के सहारे ही हर लड़ाई जीती जाए ऐसा शायद संभव ना हो, और इसलिए इस मुद्दे को जीवंत बनाए रखना होगा। इसके लिए जरूरी है इसमें समय समय पर आग में घी डाला जाए। कैसे? बदलाव करके और इसका विस्तार करके, ताकि इस हथियार से विरोधियों को लगे जो जख्म है उसको बार बार वो कुरेद सकें। अब योगी के लिए चुनौती क्या है वो देखिए, क्योंकि योगी लगातार संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ठीकरा उनके ऊपर कैसे फूटा ये आप जानते हैं। उनकी कोशिशें किस प्रकार से सामने आ रही है देखिए। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन उपचुनाव के लिए योगी ने पूरी तरीके से कमान अपने हाथ में ले ली है। क्या कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ? पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की जो नाराजगी है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तीसरा आपको दिखाते हैं, विरोधियों के संविधान और आरक्षण विरोधी नैरेटिव की काट ढूंढना चाह तो रहे हैं लेकिन हथियार मिल नहीं पा रहा। सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती उनके कांधों पर आ गई है, लेकिन उसमें भी कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। दिल्ली का विश्वास बनाए रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती, वो भी तब जब माहौल उनके अगेंस्ट नजर आ रहा हो। पार्टी में दबदबा बनाए रखना उनके लिए इस वक्त पर सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें उसमें भी पिछड़ते नजर आए हैं, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ टिके हुए नजर आते हैं। अब देखिए, 24 के चुनाव में यूपी की हार बीजेपी के लिए खूबसूरत सपने के टूटने जैसा है, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है। न सिर्फ तैयारियों की जानकारी ले रहे हैं, समीक्षा बैठकों में विधायकों से जो वो बातें रख रहे हैं उनकी तरफ से या फिर जो प्रस्ताव सामने आ रहे हैं वो बाकायदा सुनते हैं। अब खबर यह है कि उस पर मुख्यमंत्री खुद शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं ताकि आगे जो बदलाव जरूरी हो वो किया जा सके। अब जाहिर है योगी आदित्यनाथ के हाथों में उपचुनाव की कमान है, तो उनकी कोशिशें, बैठक जो कुछ चल रही है उन सब पर उनकी नजर है, लेकिन जो खबरें इन बैठकों से निकलकर सामने आ रही है सियासी गलियारे में उसकी चर्चा ज्यादा है। बैठक में क्या हुआ पार्टी के लिए उससे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि बैठकों से कौन गायब रहा। अब देखिए, योगी की बैठक से कौन कौन नदारद रहे हम आपको दिखाते हैं। 3 अहम चेहरे। सबसे पहले केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए, कहां? प्रयागराज मंडल की बैठक हुई उसमें नहीं पहुंचे। दूसरा चेहरा देखिए, मुरादाबाद मंडल की बैठक हुई, भूपेंद्र चौधरी गायब रहे, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप जानते हैं, वो गायब रहे। तीसरा अहम चेहरा डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ मंडल की बैठक में वो भी नहीं पहुंचे। दोनों जो डेप्यूटी सीएम है दरअसल अभी तक किसी भी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, और ऐसा उनकी नाराजगी की वजह से है, जिसको अखिलेश यादव भी बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि इसी में समाजवादी पार्टी का फायदा है। केशव प्रसाद मौर्य और तो और अखिलेश यादव उन पर गाहे बगाहे तंज भी कसते नजर आ जाते हैं, लेकिन सच ये भी है इस तरह के राजनीतिक ड्रामे से जनता का विश्वास प्रभावित होता है, सरकार की प्राथमिकताओं पर भी असर पड़ता है, और ऐसी अंदरूनी खींचतान जाहिर तौर पर बैकफायर भी कर सकती है, जिसकी असल परीक्षा होगी 10 सीटों पर उपचुनाव में। यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनके नतीजे संख्या के रूप में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इन पर जो जीतेगा उसके मनोबल पर असर जरूर पड़ेगा। बीजेपी जहां अपना खोया जनाधार वापस पाना चाहेगी, वहीं इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली बढ़त को उपचुनावों में भी जारी रखने की मंशा से चुनावों में उतरेगी। यूपी विधानसभा के 403 सीटों में अभी बीजेपी गठबंधन के पास 287 सीटें, तो समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन के पास 113 सीट, वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 और बीएसपी का 1 विधायक। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें 9 सीटों पर इसलिए चुनाव होंगे क्योंकि वहां से जीते विधायक सांसद बन चुके, जबकि समाजवादी पार्टी के एक विधायक को सजा हुई, जिसकी वजह से वहां चुनाव होंगे। योगी आदित्यनाथ तीनों फ्रंट पर एक साथ काम कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर योगी लगातार अखिलेश के पीडीए के फॉर्मूले की काट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले ये योगी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। अगर 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से 5 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों का कब्जा है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। ऐसे में योगी ने 10 सीटों पर जीत के लिए 30 मंत्रियों की टीम बनाई। समाजवादी पार्टी जोश में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो लगातार अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग जो सपा में शामिल होना चाहते हैं हम उन्हें बीजेपी में उनको सपा में शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो आरक्षण विरोधी, बीजेपी को आरक्षण विरोधी साबित करना या संविधान विरोधी साबित करने का जो नैरेटिव है उसको भी वो बरकरार रखने की कोशिश किए हुए हैं। पीडीए
को लेके अखिलेश आगे बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी के सामने चैलेंज है। चूंकि बीजेपी अभी तक अजेय थी, उसको हराना संभव नहीं नजर आ रहा था, लेकिन 2024 में वो जिस तरह से हारी है, उसके बाद से हौसले समाजवादी पार्टी के बहुत बुलंद हैं। हौसले बुलंद हैं और उपचुनाव पर भी इसका असर दिख सकता है। अब उत्तर प्रदेश में पीडीए का दायरा कितना बड़ा है वो देखिए, क्योंकि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जब बात आती है तो उनकी आबादी जानना भी जरूरी हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए पिछड़ा 45, दलित 21.5, मुस्लिम अल्पसंख्यक यानी 20%। कुल आबादी हो जाती है 86.5%। अब बीजेपी जाए तो जाए कहां, कैसे काट इसकी ढूंढी जाए, यह समझ से परे है। बीजेपी का जब से उभार हुआ है, याद कीजिए, उसके बाद इतिहास में शायद ही ऐसे मौके आए होंगे कि बीजेपी को किसी मुद्दे की काट इस तरीके से ढूंढनी पड़ रही हो। ऐसा मुद्दा बन गया है पीडीए, और ये कितनी विकट स्थिति है बीजेपी के लिए वो आपको आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। वो आंकड़े भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए वोट परसेंट के लिहाज से इसको समझना अहम हो जाता है, उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि कितना वोट किसके खाते में गया। 19 और 24 दो चुनाव आधार बनाकर समाजवादी पार्टी देखिए 13% के साथ ऑलमोस्ट उछाल के साथ 20 से 33.59, ठीक एक चुनाव बाद आ जाती है। बीजेपी 54 से खिसक कर नीचे आती है 41.37% पर। इन आंकड़ों को अगर आप नंबर्स के हिसाब से समझना चाहेंगे तो और दिलचस्प हो जाता है। बीजेपी गठबंधन को कुल 3,82,07,930 वोट मिले, और यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस टीएमसी गठबंधन को मिले 3,81,60,235। अब इसका मतलब यह हुआ इंडिया गठबंधन से मात्र 47,000 ज्यादा वोट मिले। ज्यादा जरूर मिले आपको लग सकता है, लेकिन सीट के लिहाज से इंडिया गठबंधन ने बाजी मार ली। कारण यह रहा कि जहां जरूरत थी वोटों की वहां ना पड़ के, जहां गठबंधन की जीत का मार्जिन कम था वहां पड़ता तो फायदा होता। ये वोट वहां पड़ते तो बीजेपी और सीटें निकाल पाती, और नतीजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने मिलकर 43 सीटें जीती, जबकि एनडीए ज्यादा वोट पाकर भी 36 सीटों पर सिमट गई। यानी आंकड़ों के खेल में बीजेपी यूपी में पिछड़ गई। और अब जो ये 86% हमने आपको दिखाया पीडीए का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में, उस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को फंसा रखा है। इसकी काट कब और कैसे मिलती है, बीजेपी को मिलती भी है या नहीं मिलती है, चुनाव आने से पहले देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है आज की दौर की राजनीति में। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।